देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। गृह मंत्री अमित शाह विजयवाड़ा पहुंचे हैं। सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं विजयवाड़ा से। गृह मंत्री अमित शाह यहां पर पहुंचे हैं। दरअसल तेलंगाना दौरे पर हैं और यहां पर आप देख सकते हैं गर्मजोशी से स्वागत किया जा रहा है गृह मंत्री अमित शाह का। आंध्र प्रदेश से ये तस्वीरें, विजयवाड़ा में पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह। स्वागत किया गया है गृह मंत्री अमित शाह का। उधर राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत ने जयपुर में सीएम आवास पर आयोजित संवाद कार्यक्रम में शिरकत की और लोगों की सरकारी जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। बता दें कि कार्यक्रम में खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अभय कुमार, अन्य वरिष्ठ अधिकारी, राजस्थान एलपीजी गैस सिलेंडर वितरक संघ के पूर्व अध्यक्ष BS जोधा भी मौजूद थे। इस दौरान सीएम गहलोत ने कहा कि सिर्फ राजस्थान में सस्ता सिलेंडर मिल रहा है। पूरे देश में 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने वाला राजस्थान एकमात्र राज्य है। साथ ही एलपीजी गैस वितरकों से मिशन 2030 में अपने सुझाव देने को भी कहा गया। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत आज सुबह कृषि उद्योग विकास बोर्ड के अध्यक्ष और कांग्रेस नेता रामेश्वर डूडी देखने मानसरोवर के हॉस्पिटल पहुंचे, जहां उन्होंने डॉक्टर्स और डूडी के परिजनों से भी उनकी सेहत के बारे में जानकारी ली। सीएम ने डूडी की सेहत की जानकारी देते हुए कहा कि उनकी तबीयत खराब है। वहीं डूडी के परिजनों ने बताया कि आज सुबह 9 बजे वो घर पर अचेत होकर गिर गए थे, जिसके बाद उन्हें मानसरोवर के मंगलम अस्पताल में लाया गया। सीएम गहलोत के पहुंचने के बाद राजस्थान के टॉप डॉक्टर्स की टीम को भी यहां पर बुलाया गया। बता दें कि रामेश्वर डूडी को ब्रेन हेमरेज हुआ है। डॉक्टर्स के अनुसार डूडी के ब्रेन की मिड लाइन में 17 mm का डैमेज हुआ है। फिलहाल डूडी वेंटिलेटर पर हैं। उधर गुजरात के सूरत में बीजेपी ने नए मतदाताओं के लिए मतदाता जागरूकता अभियान चलाया। इसके तहत राज्य के गृह मंत्री हर्ष संघवी कृष्णा एन्क्लेव में युवा मतदाताओं के फॉर्म भरवाते और उन्हें वोट डालने के लिए प्रोत्साहित करते नजर आए। मैं आप सबके बीच में से प्रदेश में विधानसभा के चुनाव नजदीक है और कांग्रेस ने टिकट वितरण की तैयारियां शुरू कर दी हैं। वहीं जालोर दौरे पर पहुंचे प्रदेश चुनाव समिति की सदस्य और कैबिनेट मंत्री प्रमोद जैन भाया ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया। इस दौरान जिले की 5 विधानसभाओं से 90 दावेदारों ने आवेदन भी पेश किया। वहीं प्रमोद जैन भाया ने बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि बीजेपी झूठ बोलकर लोगों को गुमराह करती है। उन्होंने कहा कि झूठ बोलने में बीजेपी ने PhD की है और कांग्रेस ने अब तक जो वादे किए थे उन्हें पूरा किया है। कोटा रेंज प्रसन्न कुमार खमेसरा ने पुलिस लाइन 12 का निरीक्षण किया, जहां आयोजित विभिन्न हादसों के लाइव डेमोन्स्ट्रेशन को देखा और इसके बाद उन्होंने SP कार्यालय के सभागार में जिले के पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की और सभी को दिशा निर्देश भी जारी किए। निरीक्षण के दौरान IG खमेसरा ने पुलिस लाइन की रसोई भी पहुंचकर वहां खाने की जांच की। चेहल्लुम के आयोजन की तैयारियों का जायजा लेने जिलाधिकारी नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी रतलाम पहुंचे। इस दौरान SP राहुल कुमार लोढ़ा भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि चेहल्लुम त्योहार को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पूरे हुसैन टेकरी क्षेत्र को 155 कैमरे की निगरानी में रखा गया और चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की गई है।
खबर राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले से है, जहां पर गंगरार में स्थित मेवाड़ यूनिवर्सिटी में शुक्रवार रात को मेस में कहासुनी के बाद स्थानीय और कश्मीरी छात्र आपस में उलझ गए। दो गुटों में बंटे छात्रों ने एक दूसरे के साथ मारपीट करते हुए पत्थरबाजी की। इस झगड़े में 6 छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बाद पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए अब तक 37 छात्रों को हिरासत में ले लिया है। पूरे मामले में मेवाड़ यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट डायरेक्टर हरीश गुरनानी ने बताया कि यूनिवर्सिटी प्रशासन की ओर से एक कमेटी बनाई गई है और उसकी रिपोर्ट के आधार पर अगला कदम उठाया जाएगा। ये सारे कश्मीरी हैं यहाँ पे। बड़ा छोटा सा एपिसोड था। हमारी यूनिवर्सिटी में तकरीबन 29 राज्यों के बच्चे पढ़ते हैं, जैसा कि विदित है, और बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में यूनिवर्सिटी ऑपरेट करती है। कल रात में भी मैस में अलग अलग प्रांतों के बच्चे खाना ले रहे थे, तो एक छोटी सी घटना जूनियर और सीनियर के मध्य में की कतार लगी हुई थी खाना लेने के लिए। उसमें पहले मैं लूँ में एक तरीके से आपस में अनबन हुई। इतना सा ये छोटा सा एपिसोड था। तो अभी क्या हालात हैं? स्थिति पूर्णतः सामान्य है, कक्षाएं चल रही हैं, समस्त विद्यार्थी आपस में मिलकर दोपहर में खाना खाए हैं। मैथ्स उसी तरीके से चल रहा है जैसे चलता है, कक्षाएं उसी तरीके से चल रही हैं जैसे चलती हैं। जी देखिए, अभी कश्मीरियों ने भी बोला कि जो वहाँ पे मैच में जो झगड़ा हुआ था वहाँ पे जो है सिर्फ तू में हुई थी। एक्चुअली में तू में नहीं हुई थी, ये 4 से 5 लोगों ने मिलके उसको गिराया था और ये हमने खुद ने देखा था कि उसको गिराया था और उसको मारा था। जब ऐसा हुआ था तब आई थिंक ईगो में बात आ गई थी कि ऐसा कैसे मार दिया। और अगर लोकल सेंटर नहीं हुए होते तो ये बात बढ़ती, कम नहीं होती, ये बात बढ़ती इसलिए। वो किसकी तरफ से हुई? देखिए, जो पत्थरबाजी हुई थी वो एक्चुअली में जितने भी कश्मीर के जितने भी लोग थे वो सारे बास्केटबॉल कोर्ट की तरफ चले गए थे। तो जब लोकल बास्केटबॉल कोर्ट की तरफ जा रहे थे, हम लोकल जितने थे वो फुटबॉल ग्राउंड में, और फुटबॉल ग्राउंड में पत्थर नहीं है, आप चेक कर सकते हैं। फुटबॉल ग्राउंड में कोई पत्थर नहीं है, बास्केटबॉल कोर्ट की तरफ पत्थर है। तो पत्थरबाजी कहाँ शुरू हुई थी आप खुद जान सकते हैं इस बारे में। उधर चित्तौड़गढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस में राजनीति गर्मा गई है। टिकट के दावेदारों से मिलने मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, मंत्री गोविंद राम मेघवाल, मंत्री जुबैर खान, लोकसभा प्रभारी प्रताप भाई दुधात भी पहुंचे। जिला कार्यालय में कांग्रेस पार्टी के दावेदारों और पदाधिकारियों की बैठक होने वाली है, जिसे लेकर प्रदेश सरकार के कई मंत्री चित्तौड़गढ़ पहुंचे हैं। उधर गुजरात के कच्छ में अबडासा के तट पर एक और विस्फोटक पाया गया है। जैसे ही ये विस्फोटक मिला, पश्चिमी कच्छ पुलिस की टीमों द्वारा जांच की गई। गौरतलब है कि पिछले 15 दिनों से अबडासा से लेकर मांडवी तक के तट पर चरस के कई पैकेट बरामद हुए हैं। अब एक हफ्ते पहले ही विस्फोटक भी मिला था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले को संज्ञान में लेकर जांच कर रही है। राजस्थान के बारां जिले के शाहबाद क्षेत्र में खैर की लकड़ी की तस्करी करते वन विभाग ने एक ट्रक को पकड़ लिया है। सुबह ही बीलखेड़ा डांग से आ रहे खैर की लकड़ी से भरे एक ट्रक को जांच के दौरान देवरी कस्बे के पास पकड़ा गया। इसमें 25 कुंटल खैर की लकड़ी जब्त की गई है, जिसकी कीमत लाखों में बताई गई। कार्रवाई के दौरान ट्रक चालक वसीम खान को गिरफ्तार किया गया। उसके साथ एक और साथी था जो कि भागने में सफल रहा। इस बीच कार्रवाई के दौरान ट्रक ड्राइवर ने वन कर्मचारी पर ट्रक चढ़ाने का प्रयास किया। ट्रक अलवर के मेवात का बताया गया। वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि कई दिनों से खैर की लकड़ी की तस्करी की सूचना मिल रही थी। जोधपुर ग्रामीण पुलिस की हिस्ट्री शीटर को पकड़ने के चक्कर में उससे मुठभेड़ हो गई। इस पर पुलिस ने उसके पैर में गोली मारकर उसे दबोच लिया। पकड़े गए हिस्ट्री शीटर पर 25,000 का इनाम घोषित था। हिस्ट्री शीटर को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है, वहां उसका इलाज चल रहा है। इस मुठभेड़ के दौरान हिस्ट्री शीटर के 2 साथी भागने में सफल रहे। पुलिस उनकी तलाश में जुटी है। मुठभेड़ में पुलिस का कोई जवान हताहत नहीं हुआ। इसमें डीएसटी जो है जोधपुर ग्रामीण की और बालेसर एसएचओ मौके पर थे जब ये कार्रवाई हुई है। और बरामदगी में अभी जैसा मैंने बताया कि एक अवैध हथियार और एक बोलेरो कैंपर भी जब्त हुआ है। बट ये
अभी और हम लोग सर्च व्हीकल का और हर एक चीज़ का डिटेल अभी कर रहे हैं और एफएसएल के माध्यम से भी घटनास्थल का निरीक्षण वगैरह करेंगे, फिर आपको और इस पे 7 से 8 के आसपास इस पे मुकदमे दर्ज हैं और ये लगभग 4 मुकदमों में वांछित चल रहा था विभिन्न थानों में बालेसर सर्कल के। तो हिस्ट्री शीटर से मुठभेड़ हुई है जोधपुर पुलिस की। पुलिस और हिस्ट्री शीटर के बीच मुठभेड़ हुई थी जिसमें एक साथी भागने में सफल रहा। हिस्ट्री शीटर को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उसका इलाज किया जा रहा है। हालांकि इस हिस्ट्री शीटर पर 25,000 का इनाम भी घोषित था। गुजरात के बनासकांठा में आदिवासियों के झूठे प्रमाण पत्र बनाने का मामला सामने आया है और इस मामले में एक आदिवासी सहायक आयुक्त ने किरण जोशी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। दरअसल बनासकांठा में 18 साल पहले आदिवासियों को फर्जी प्रमाण पत्र जारी किए गए थे जिन्हें रद्द करने के लिए राज्य संयुक्त जनजातीय आयुक्त ने 2 बार आदेश दिए। पुलिस ने शिकायत दर्ज होने के बाद मामले में कार्रवाई शुरू की गई है। गुजरात के पाटन में एसीबी की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है जहां पर नायब तहसीलदार को 5 लाख की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। बताया जा रहा है कि नायब तहसीलदार जमीन में एनए कराने के लिए रिश्वत की मांग कर रहा था, जिसके बाद एसीबी ने कार्रवाई करते हुए तहसीलदार को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। कहा जा रहा है कि एसीबी की लिस्ट में अभी कई और नाम भी शामिल हैं। मध्य प्रदेश में बुरहानपुर जिले में खकनार क्षेत्र के अंतर्गत पुलिस थाना खकनार की पुलिस ने अवैध हथियार सप्लाई करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। साथ ही 3 आरोपियों को घेराबंदी कर गिरफ्तार किया है और उनसे 20 अवैध पिस्टल भी जब्त की हैं। अच्छा, तुम्हारे हाथ में ये कपड़ा डाल के लिया ना किसी ने? तो अवैध हथियार तस्करी से जुड़ा ये पूरा मामला है जहां पर पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और साथ ही उनसे हथियार भी जब्त किए हैं। 20 अवैध पिस्टल इन तस्करों के पास से जब्त की गई हैं। गुजरात के भुज में रेंज आईजी जेआर मोथलिया ने बनासकांठा जिले के देवदार पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय का निरीक्षण किया, जहां जिला पुलिस प्रमुख आईपीएस और डीवाई डिप्टी एसपी ने भी उनका स्वागत किया। स्वागत करते हुए अलग अलग टीमों ने 14 कांस्टेबल को रेंज आईजी जेआर मोथलिया ने सम्मानित किया। उधर दिल्ली में G20 सम्मेलन को लेकर एक तरफ जहां केंद्र सरकार की तैयारियां चल रही हैं तो वहीं दिल्ली सरकार की तरफ से भी दिल्ली के सौंदर्यकरण का काम लगातार किया जा रहा है और इस काम में और तेजी लाई गई है। इस मुद्दे पर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने न्यूज इंडिया से खास बातचीत की। राजधानी दिल्ली के अंदर G20 के सम्मेलन को लेकर अलग अलग की तैयारियां केंद्र सरकार कर रही है, तो वहीं दिल्ली सरकार की तरफ से दिल्ली को सौंदर्यकरण के रूप में बदलाव के लिए क्या कुछ तैयारी की जा रही है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री हैं गोपाल जी। गोपाल जी, सबसे पहला सवाल, किस तरीके से दिल्ली को सौंदर्यकरण में बदला जा रहा है, क्या बदलाव G20 को लेकर किए जा रहे हैं? देखिए, पूरे दिल्ली को हरा भरा करने का काम पहले से चल रहा है। G20 के दौरान और दिल्ली हरी भरी हो, इसके लिए डिपार्टमेंट प्रयास कर रहा है। पिछले 2 महीने से वन महोत्सव के माध्यम से दिल्ली के लोगों को हरा भरा करने के लिए जागरूक किया जा रहा है और उसमें हज़ारों की तादाद में लोगों ने हिस्सेदारी की है। पौधे लेकर लोग गए हैं और उसे लोग लगा रहे हैं। इसके लिए निश्चित रूप से जो वन महोत्सव है काफ़ी कारगर साबित हुआ है। अच्छा, क्योंकि अब एमसीडी भी दिल्ली सरकार के हाथ में ही है, तो क्या एमसीडी के कर्मचारियों को कुछ खास निर्देश दिए गए हैं जिस रास्ते पर जो रूट लगे, चाहे पूर्वी दिल्ली का इलाका हो, वहाँ पर किस तरीके से सफाई अभियान? सभी जगह सभी डिपार्टमेंट तैयारी कर रहे हैं। जो भी डिपार्टमेंट को जिसको जो जिम्मेदारी है, सारे डिपार्टमेंट तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, इस साल 7 वन महोत्सव आपने किए, कितना बदलाव इनसे हुआ और आगे क्या क्या मिशन है जो आपने मन से भी? देखिए, वन महोत्सव ने एक नया पड़ाव हासिल किया है शहरों में जागरूक करने का, शहरी क्षेत्रों में खासतौर से। अभी तक वन क्षेत्र में हम ज़्यादा पौधरोपण करते थे और मुझे लगता है कि इससे काफ़ी आगे जो है जागरूकता फैलेगी।
G20 के बाद हम और हरियाली बढ़ाने के लिए अपना अभियान दूसरा शुरू करेंगे। कोई नया मिशन भी आपने अभी मन से भी कहा था कि एक नया जो मिशन है वो शुरू, वो G20 के बाद घर घर हरियाली का अभियान शुरू करेंगे। इससे हरित क्षेत्र में भी बढ़ोतरी होगी। जी। तो बिल्कुल जिस तरीके से अब जो आज 7 वन महोत्सव जो है समाप्त हो गए, लेकिन G20 को लेकर अलग अलग तरीके की तैयारी दिल्ली सरकार भी कर रही है। कैमरा पर्सन नरेश के साथ नमित त्यागी, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। चलिए इस बीच नूह हिंसा से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें। विश्व हिंदू परिषद ने बड़ा ऐलान किया है। सोमवार को देश भर के सभी मंदिरों में जलाभिषेक करने का ऐलान किया गया है। नूह हिंसा से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें। विश्व हिंदू परिषद ने एक बड़ा ऐलान किया है। सोमवार को देश भर के सभी मंदिरों में जलाभिषेक करने का ऐलान किया गया है। देखिए, सावन के महीने का ये आखिरी सोमवार है और ऐसे में विश्व हिंदू परिषद ने एक बड़ा ऐलान किया है। सोमवार को देश भर के सभी मंदिरों में जलाभिषेक करने का ऐलान किया गया है विश्व हिंदू परिषद की ओर से। हमारे साथ सहयोगी गौरव मिश्रा जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। गौरव, आखिरी सोमवार पर विश्व हिंदू परिषद का बड़ा ऐलान। देखिए, तौर पर विश्व हिंदू परिषद ने ये तय किया है कि जिस तरीके की घटना नूह में हुई थी और बड़ा दंगा हुआ और उस समय की जो प्रस्तावित यात्रा थी, विश्व हिंदू परिषद उस यात्रा को जैसे हर साल करता है, इस बार भी उस यात्रा को वो समापन करने की तैयारी में था। लेकिन जिस तरीके से पूरी घटना हुई और नूह की अगर हम बात करें तो हिंसा की जो आग थी वो लगातार नूह में जलती रही। इन सभी चीजों को देखते हुए अब एक प्रतिकार के रूप में ऐसा विश्व हिंदू परिषद ने तय किया है कि जो सोमवार है यानी कि 28 अगस्त को सोमवार सुबह 11 बजे से ये एक क्रम रखा गया है कि आप कहीं भीड़ ना लगाएं, कहीं कोई बड़ा कार्यक्रम ना करें, कहीं भीड़ एकत्रित ना करें, लेकिन आप अपने अपने क्षेत्रों में, अपने अपने स्थानों पे जहां भी हैं वहां पर आप जाकर के अपने शिवालयों में शंकर जी की पूजा कर सकते हैं, वहां पे जल चढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके का एक लेटर जो हम टीवी स्क्रीन पे भी दिखा रहे हैं, ये दिल्ली से जारी किया गया है और कल दिल्ली में भी इसी तरीके का कार्यक्रम रहने वाला है। दिल्ली में भी जगह जगह पर जो मंदिर हैं, जो शिवालय हैं, वहां पर इस तरीके से जो जलाभिषेक का कार्यक्रम है वो किया जाएगा। नूह की अगर मैं बात करूं, जो कल पूरी जो एक यात्रा निकलनी थी उसको लेकर के जो सीएम ने भी स्पष्ट किया है, सीएम भी यही बात कहते नजर आ रहे हैं कि जो शिवालयों में जल चढ़ाने का क्रम है वो करें, उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। कोई बड़ा जो मार्च है या फिर जो यात्रा है वो प्रस्तावित तौर पे ना करें। और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हुई थी विश्व हिंदू परिषद की, तो इसमें भी इस बात को स्पष्ट किया था विश्व हिंदू परिषद ने कि ये कार्यक्रम विश्व हिंदू परिषद का नहीं है, ये कार्यक्रम मेवात के वहाँ के सर्वधर्म जो हिंदू समुदाय के लोग हैं, जो हिंदू वर्ग के लोग हैं, जो मेवात में रहते हैं, जिनकी परंपरा उन 3 मंदिरों से जिनका जुड़ाव है, वो लोग उस कार्यक्रम को कर रहे हैं। और मंदिर में जाने के लिए किसी प्रकार की अनुमति या प्रशासनिक अमले से बात करने की जरूरत नहीं होती है, इसलिए इस तरीके का कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया गया है। बिल्कुल गौरव, ये भी जानना चाहेंगे कि देखिए, पिछली बार जब नूह में ब्रजमंडल यात्रा निकाली जा रही थी, उसके बाद कुछ असामाजिक तत्वों ने जो चीजें करी, उसके बाद नूह में हिंसा हुई थी। फिलहाल विश्व हिंदू परिषद ने ये बड़ा ऐलान किया है। इसको लेकर जैसा कि आपने भी कहा कि प्रशासन से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर हम एहतियात देखें तो सुरक्षा को लेकर किस तरह से इंतजाम किए जाएंगे और खासकर नूह में? देखिए चारुल, इसमें एक चीज मैं स्पष्ट कर दूं कि जो विश्व हिंदू परिषद ने कल बात कही थी वो उनकी तरफ से ये कहना था कि इस यात्रा को वो प्रस्तावित नहीं कर रहे हैं। ये यात्रा वहाँ के सर्वधर्म समाज के जो लोग हैं वो निकाल रहे हैं। तो लिहाजा अब इसमें स्पष्ट है कि वहाँ के स्थानीय लोग इस यात्रा को कर रहे हैं, आयोजक नहीं है विश्व हिंदू परिषद। दूसरा, जो आपने बात किया सुरक्षा व्यवस्था और तमाम चीजों को लेकर के, तो एहतियातन जो इंटरनेट की सेवाएं हैं वो बंद की गई हैं और इसके पीछे रीजन ये दिया गया है कि कुछ भ्रामक वीडियो पिछली बार यात्रा से पहले जो हैं वो प्रसारित हो गए थे, लिहाजा इंटरनेट सेवा बंद रहेगा तो इस तरीके के जो भ्रामक वीडियोज हैं वो प्रसारित और प्रचारित नहीं होंगे, इसलिए इस तरीके के एहतियातन कदम उठाए गए हैं। चलिए, शुक्रिया गौरव इस तमाम जानकारी के लिए। तो विश्व हिंदू परिषद ने देखिए एक बड़ा ऐलान किया है। आखिरी सोमवार पर पूरे भारत में जो भी शिवालय हैं उन पर जलाभिषेक करने की बात कही गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। नूह में ब्रजमंडल यात्रा को लेकर सीएम मनोहर लाल का बयान आया है। कानून व्यवस्था को देखते हुए यात्रा की इजाजत नहीं, नूह के घटनाक्रम को देखते हुए नहीं दी गई है इजाजत। स्थानीय मंदिरों में जलाभिषेक कर सकते हैं श्रद्धालु।
हरियाणा के नूह में ब्रजमंडल यात्रा को इजाजत न देने को लेकर सीएम ने कहा है। उन्होंने कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए इजाजत न देने की बात कही है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि नूह के घटनाक्रम को देखते हुए यात्रा की मंजूरी नहीं दी जा सकती है। यात्रा का विषय है, क्योंकि महीना भर पहले ही जिस प्रकार की वहाँ घटनाक्रम हुआ है, तो वहाँ की लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था बनी रहे, सुरक्षा रखना ये सरकार का दायित्व होता है। हमने अपील भी की है और अपील करने के बाद हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने, पुलिस ने, प्रशासन ने ये निर्णय लिया है कि यात्रा ना करके सब लोग अपने अपने स्थानीय मंदिरों में जाकर जलाभिषेक का कार्यक्रम करें और हरियाणा में जहाँ भी है वहीं करें। कोई बाहर से जाकर के किसी स्थान पर अगर कोई प्रदर्शन करते हैं उसमें से, क्योंकि एक महीना पहले ही एक घटना हुई तो उसकी सावधानी रखने के लिए यात्रा के लिए मना किया है, लेकिन मंदिरों में जलाभिषेक कार्यक्रम, क्योंकि श्रावण मास का वो अंतिम सोमवार है, जनता की श्रद्धा होती है, तो जनता की श्रद्धा के हिसाब से उनको परमिशन छूट मिलनी चाहिए होती है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम ताजा खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।